पे डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर। आज हमने देखना है कि जब भी हमारे पास कोई कैपेसिटर डिवाइस हो उसके अंदर से एसी करंट को पास करवाते हैं तो तब वहाँ पे हमारे पास किस तरह से उसके बारे में करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन होता है। क्या करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, आउट ऑफ फेज़ होते हैं, करंट वोल्टेज को लीड करता है, करंट वोल्टेज को लैग करता है। तो इसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जब एसी करंट जो है कैपेसिटर के अंदर से पास होता है। आल्सो एक्सप्लेन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द एसी वोल्टेज एंड एसी करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर से जो एसी वोल्टेज और एसी करंट है इस दोनों के दरमियान हमने फेज रिलेशनशिप के बारे में भी देखना है कि मतलब ये आउट ऑफ फेज़ है या इन फेज़ है। आज हमने सारा इसके बारे में स्टडी करना है कि जब एसी करंट जो है कैपेसिटर के अंदर से पास होता है तो उसके करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या उनका रिएक्शन होता है, क्या उनका रिलेशन होता है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो सब बच्चे रेडी हो जाएं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी थ्रू कैपेसिटर है। इसको अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम की हेल्प से अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं जो कि पैरेलली यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस के साथ एक दूसरे के मतवाजी एक दूसरे के पैरेलल इनको प्लेस किया होता है। और इन प्लेट्स को जो है वो हमने बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होता है। ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी ईएमएफ एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे जब ये ईएमएफ इसको प्रोवाइड करते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर से करंट पास होता है। इस करंट को हम यहाँ पे जो नाम देंगे वो हमारे पास करंट को आई का नाम देंगे, लेकिन इसके साथ इस वजह से लिखा है कि ये करंट कैपेसिटर के अंदर से पास कर रहे हो। इसकी डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है। साथ ही साथ ये जो हमने ईएमएफ प्रोवाइड किया है ये बैटरी की ईएमएफ है। इसकी वजह से इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उस पोटेंशियल को हम जो है वो वी सी का हम नाम देंगे। तो सी मीन कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, सी मीन इसकी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस जो है वो इस कैपेसिटर की यहाँ पे कैपिटल सी है, वी सी इसके ऊपर पोटेंशियल है, आई सी इसके अंदर से पास होने वाले करंट है। ये हमने यहाँ पे जो है ईएमएफ प्रोवाइड की हुई है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो सी है, विच इज़ कनेक्ट विद एसी जनरेटर हैविंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसको हमने जो एसी जनरेटर है उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है जिसकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ मेगा डी टी एज शो इन फिगर, जो कि लास्ट टाइम भी हम देख चुके हैं कि ये जो इसका फार्मूला होता है ये इसके इक्वल होता है शो इन अ सर्किट डायग्राम, जो कि सर्किट डायग्राम में शो है। द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड द करंट आर डायरेक्टेड हेयर एट ओनली वन इंस्टेंट। ये जो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज और ये जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है मतलब ईएमएफ प्रोवाइड किया और इस करंट की डायरेक्शन है ये हर ऑल टाइम तो ये इन फेज़ नहीं होते, ऑल टाइम तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। इनकी कभी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, कभी ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है इसके अल्टरनेटिव करंट के ऊपर, अल्टरनेटिव ईएमएफ के ऊपर। ये इसकी अल्टरनेटिव ईएमएफ इसकी हर वक्त चेंज होती है, इसकी वजह से इसके करंट की डायरेक्शन और इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन भी एक दूसरे के कभी अपोजिट हो जाती है, कभी सेम हो जाती है, कभी पैरेलल हो जाती है। तो ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड करंट आर इंडिकेट हेयर एट ओनली वन इंस्टेंट, मतलब किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन सेम होगी लेकिन फिर ये डिफरेंट हो जाएगी। तो इस पूरे सर्किट के अंदर जो हमारे पास ये एक लूप है या ये जो सर्किट है इसके ऊपर अगर हम केवीएल रूल या लूप रूल अप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये रिलेशन आता है एप्सिलॉन माइनस वी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर की जगह पे रजिस्टर लगा था तो तब भी इसका फार्मूला ये था, लेकिन ये वहाँ पे वी आर आया था, यहाँ पे वी सी मीन कैपेसिटर है इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है उस साइड पे जाके इसको अरेंज करें तो वी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन हमारे पास आ जाता है। अब आप इक्वेशन से एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास वी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर साइन ऑफ ओमेगा डी टी आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है लास्ट टाइम की तरह ये वी सी है, तो यहाँ पे वी सी के क्रॉसपोंडिंग जो वोल्टेज आती है वो हमारे पास वी ओ सी आती है, लेकिन यहाँ पे क्या इसका एम्पलीट्यूड पड़ा हुआ है एप्सिलॉन आर। तो हमने यहाँ पे ये लेट कर लेना है कि द एम्पलीट्यूड वी ओ सी, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वी ओ सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड एप्सिलॉन आर। ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिव एम्पलीट्यूड है मतलब
एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिव वोल्टेज है ये इक्वल, वो कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो तब हम वी कैन रिटर्न द अबव रिलेशन। तो पीछे जो हमारे पास रिलेशन है उसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज करके हमने वी ओ सी रखा। वी ओ सी इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज, हमने यहाँ पे इसको लेट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 का हम नाम दे रहे हैं। द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन टर्म ऑफ अ कैपेसिटेंस, जब भी हम किसी बैटरी के क्रॉस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर को कनेक्ट करने से उसके ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, और वो चार्ज जो है वो बेसिकली उसकी डिपेंड करता है, उसकी चार्ज जो है वो बेसिकली उसकी वोल्टेज के साथ डिपेंड करता है। मतलब ये हमने वी सी वोल्टेज उसके ऊपर है, जितना ज़्यादा किसी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, या उसके ऊपर जो पोटेंशियल है इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, एक हमारे पास इक्वालिटी आता है और एक हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आता है। तो इस कांस्टेंट को हम सी को कैपेसिटेंस का हम नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस इन टर्म ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो हमारे पास ये उसका रिलेशन है, चार्ज का, कैपेसिटेंस का और उसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसका आपस में ये रिलेशन है। इक्वेशन नंबर 1 से निचली जो इक्वेशन है यहाँ पे हम वी सी की वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू ये C ऐसे ही आ जाता है। इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की तो वी ओ सी साइन ऑफ ओमेगा डी टी आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू, करंट की जो डेफिनेशन हम करें तो करंट की डेफिनेशन आई सी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब डी क्यू ओवर डी टी। अगर हम यहाँ पे चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं चेंज का, अगर चार्ज का हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमारे पास करंट आता है। तो करंट यहाँ पे कौन सा है, कैपेसिटर करंट, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे नाम दिया। ये जो बाव इक्वेशन में हमने Q की वैल्यू फाइंड की है, इस इक्वेशन में हम Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। क्यू की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू पुट की सी इंटू वी ओ सी साइन ऑफ ओमेगा डी टी की जब हमने वैल्यू पुट की। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं सी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटेंस कांस्टेंट होने के बाद हमारे पास ये वी ओ सी एम्पलीट्यूड ये भी कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट शुरू में आ जाएंगे। साइन इज़ अ वेरिएबल, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव काज होता है, और इसका बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा डी टी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आएगा। उस ओमेगा को यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट के शुरू में हमने ये ओमेगा को यहाँ पे लिख लिया, तो इसको फिर हम साइन ऑफ ओमेगा डी टी आ जाता है। इस इक्वेशन को फिर हमने अरेंज किया तो आई सी ऐसे आ गई इक्वल, ऐसे ये दोनों टर्म, तीनों जो टर्म है बिल्कुल ऐसे आ गई। ये काज ऑफ ओमेगा डी टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 90। अलाइड एंगल रूल आपने एफ एस सी में पढ़े हुए हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल मल्टीपल 90 का इंटीग्रल मल्टीपल ऑड हो तो तब फंक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो काज था, तो यहाँ पे जब हमने 90 का एंगल ऐड किया तो ये इंटीग्रल मल्टीपल 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो जब हम 90 का मल्टीपल 1 है तो तब काज है, तो काज किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। तो ये साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 90 आ जाता है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मज़ीद हमने इसको देखना है कि हमारे पास ये जो दो टर्म हैं, ये वाली दो टर्म, ये ओमेगा डी टी इंटू सी, ये किसके इक्वल होती है, 1 ओवर एप्सिला 1 ओवर एक्स सी के इक्वल होती है। एक्स सी इज़ अ नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है एक्स सी इज़ अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हम नाम देते हैं। ये जो दोनों टर्म है इसकी जगह पे मैंने एक्स सी लिख दिया, और एक्स सी के नीचे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन ओमेगा डी टी सी इज कॉल्ड अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर से जो एसी करंट फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है उसको हम एक्स सी से डिनोट कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका जो है वो नाम है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाती है। ये हमारे पास कैपेसिटिव इसकी रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे इस सारी दोनों टर्म की जगह पे हमने ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू लगा दी। वी ओ सी ऐसे ही आ गया, साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 90 को हमने सेम एज इट लिख लिया।
अब हमें पता है कि किसी भी वोल्टेज को किसी भी रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करें तो करंट आता है, और यहाँ पे वोल्टेज वीओसी है, इस वजह से यहाँ पे करंट भी हमारे पास आईओसी आ जाएगा, और नेक्स्ट आगे साइन वाली सारी टर्म जो है वो सेम ऐसे आ जाएगी। द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज आल्सो गिवन एज। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज आ गई, और जो कैपेसिटर के अंदर से पास होने वाला करंट इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ये आ गया। इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट हमने कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट आगे ये लिखा हुआ है कि द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज आल्सो गिवन एज। जो कैपेसिटर के अंदर से करंट होता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई ओ सी साइन ऑफ ओमेगा डी टी माइनस फाई को हम लिख सकते हैं। तो ये जो पीछे इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 के साथ बिल्कुल मैच करती है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 शो दैट फेज कांस्टेंट थीटा इज इक्वल टू -90 फॉर प्योरली कैपेसिटिव लोड। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू आई ओ सी साइन ऑफ ओमेगा डी टी। यहाँ तक ये नेक्स्ट अगली इक्वेशन के बिल्कुल जो है वो सेम है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे +90 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस जो है वो फाई आ रहा है। तो इसको फिर हम दोनों को जब कंपेयर किया तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू -90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, इनमें जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, इनमें कितने का ये फ़र्क आ रहा है, 90 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? पीछे हमने एक अभी टर्म पढ़ी कि व्हाट इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि हमने यूज़ किया। तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, दे द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर से जो अपोजिशन होती है, जो फ्लो ऑफ एसी करंट के अपोज कर, मतलब उस करंट को अपोज करता है, is called a capacitive reactance. The opposition to flow of AC current through the capacitor is called capacitive reactance. किसी भी कैपेसिटर के अंदर से जो करंट को फ्लो होने के लिए जो अपोजिंग का या जो उसकी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय XC, और इसको हम XC से डिनोट करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड ओहम। चूँकि ये रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसका यूनिट क्या होगा, ओहम होगा। द फार्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, तो इसका फार्मूला पीछे भी हम देख चुके हैं कि XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा D, और C इसका जो है फार्मूला है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, इस C के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। एंड ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC जनरेटर। AC जनरेटर जिस फ्रीक्वेंसी के साथ या जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो रिवॉल्व करता है, उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है, ये साथ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये XC डिपेंड अपॉन ओमेगा एंड C, ये दो चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम इसकी वेव फॉर्म देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो करंट और वोल्टेज है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये इनकी वेव फॉर्म बनती है। लास्ट टाइम हमने जब AC थ्रू रेजिस्टर पास किया करंट, तो रेजिस्टर और करंट इन फेज थे, जहाँ पे जिस तरह की वेव फॉर्म जो है ये वोल्टेज की आ रही थी, उसी तरह की करंट की आ रही थी। दोनों की जहाँ पे ज़ीरो था तो दोनों ज़ीरो थी, जहाँ पे दोनों की पीक आ रही थी तो सेम टाइम में दोनों की पीक आ रही थी। तो इस तरह से वो इन फेज थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 शो दैट द वोल्टेज VC एंड करंट IC आर आउट ऑफ फेज बाय 90। दोनों एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज एंड 90 के साथ। अगर हम इस वोल्टेज की इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो ये कह रहा है, दोनों को आप कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये शो दैट कर रहा है, यहाँ पे आप देखें ओमेगा डी टी प्लस यहाँ पे ज़ीरो है साइन के एंगल में, लेकिन साइन के एंगल में करंट वाली इक्वेशन में देखें तो प्लस यहाँ पे कितना 90। तो दोनों में फिर फ़र्क कितना आ जाता है, 90 डिग्री का दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे 90 है, तो दोनों की वोल्टेज और करंट के दरमियान दोनों में कितने का फ़र्क है, 90 का। द कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 शो दैट द वोल्टेज VC एंड करंट IC आर आउट ऑफ फेज बाय 90। दोनों में आउट ऑफ फेज जो है वो 90 के साथ है। द वोल्टेज VC लैग बिहाइंड। वोल्टेज VC इसके अंदर कितने की कमी है, इस इक्वेशन के मुकाबले में 90 की कमी है। तो फिर हम कह सकते हैं द वोल्टेज VC लैग, लैग कहते हैं पीछे रह जाना, लैग बिहाइंड पीछे रह जाती है, ऑफ करंट IC बाय 90 थ्रू द कैपेसिटर आर करंट IC। और यहाँ हम इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ से जो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ी, द वोल्टेज VC लैग बिहाइंड, मतलब यहाँ पे वोल्टेज VC लैग बिहाइंड किससे कर रही है, इस करंट से लैग बिहाइंड कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ
कि साइन का एंगल यहाँ पे जस्ट ओमेगा डी टी प्लस 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 90 है, तो दोनों में फ़र्क फिर कितने का, 90 का। तो फिर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग बिहाइंड है, पीछे रह रही है किसी करंट से, कितने डिग्री पे, 90 एंगल पे जो है वो पीछे रह रही है। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि द करंट आई सी लीड, मतलब यहाँ पे करंट आई सी लीड कर रहा है वोल्टेज वी सी बाय 90 डिग्री थ्रू द कैपेसिटर। तो करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रही है। हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रही है और किसे, करंट से लैग कर रही है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि करंट यहाँ पे लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो है वो एक दूसरे को लीड कर रहा है। अगर हम इनकी वेव फॉर्म बनाएं, द वेव फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज है शो इन फिगर, अगर हम इनकी वेव फॉर्म बनाएं तो हमारे पास ये आता है। लास्ट टाइम हमारे पास जो करंट है और वोल्टेज की जो वैल्यू आई थी उसके अंदर जो आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो साइन ऑफ ओमेगा डी टी आया था। तो हमने वहाँ पे जो वेव फॉर्म स्टार्ट की थी वो ओरिजिन से, मतलब जो ओरिजिन से हमने स्टार्ट की, ज़ीरो से स्टार्ट हो गई, इस तरह से पॉजिटिव पीक फिर नेगेटिव, इस तरह का ये जो मैं फुल लाइन लगाई इस तरह की वहाँ पे लाइन आई थी। तो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज की जो यहाँ पे लाइन आ रही है वो साइन ऑफ ओमेगा डी टी आ रहा है। तो यहाँ पे फिर वोल्टेज की लाइन जो वेव फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम करंट की देखें तो करंट इस वोल्टेज से कितने डिग्री आगे जा रहा है, 90 डिग्री आगे जा रहा है। तो फिर ये जो इस करंट की हम जो वेव फॉर्म ड्रा कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इस 90 डिग्री से स्टार्ट होगी। अच्छा, अभी एक वेव फॉर्म को अगर लेते हुए इसको हम देखें तो इसका एंगल इस पॉइंट पे, अगर किसी भी इस वेव फॉर्म को मैं देखता हूँ, इस वेव फॉर्म को मैं अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, इस पॉइंट पे होता है 0 डिग्री, इस पॉइंट पे होता है आप देख सकते हैं पाई/2, इस पॉइंट पे जो एंगल होता है ये पाई होता है, और अगर इस पॉइंट पे इसका एंगल देखते हैं तो 3 पाई/2 है, और इस पॉइंट पे इसका एंगल देखते हैं तो 2 पाई है। मतलब ज़ीरो जो है वो हमारे पास उस वक्त आता है जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये लाइन टच कर रही होती है, और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है तो पॉजिटिव वाली साइड पे लाइन से ऊपर होती है, तब इसका एंगल पाई/2 है। और यहाँ पे फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रही है तो इसका एंगल जो है वो यहाँ पे ज़ीरो, पहले वाला ज़ीरो बाद में पाई आ जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये नेगेटिव वाली साइड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पाया जाता है तो ये 3 पाई/2 होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। तो इस वजह से यहाँ पे जो करंट वाली इक्वेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव पीक का वाला पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। इस वजह से इसका वोल्टेज वेव फॉर्म जो है वो हमारे पास इस तरह से आएगा। जब कभी करंट जो है कैपेसिटर के अंदर से पास करता है तो वोल्टेज और जो करंट है उनकी वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह से आती है, और इस केस में करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज से। अब यहाँ पे ये जो फुल लाइन है ये किसकी लाइन है, वोल्टेज की, जबकि ये जो हाफ लाइन है ये किसकी लाइन है, इस करंट की है। तो यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, जबकि करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाई/2 से 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में फिर हम डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रही है। तो इसका वोल्टेज वेव फॉर्म हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये भी किया था कि इसकी वोल्टेज वेव फॉर्म को देखते हैं हमने फेज़र डायग्राम जो है वो ड्रा की थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो के इस तरह से जा रही है, तो हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज वेव फॉर्म है उसका वेक्टर हमारे पास इस तरह से आएगा। और अगर हम इस वोल्टेज वाला फार्मूला यहाँ पे देखें तो इसका एंगल यहाँ पे ओमेगा डी टी आता है, तो ये देखें ये इसका एंगल यहाँ पे कितना है, ओमेगा डी टी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस तरह से देखा कि करंट यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है, करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो यहाँ पे फिर एंगल क्या होगा, ओमेगा डी टी, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री। तो करंट का फिर जो वेक्टर है वो किस तरह से जा रहा है, वो इस तरह से जा रहा है। तो दोनों वोल्टेज और करंट का जो हमारे पास फेज़र डायग्राम है इन दोनों में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का। और हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर है वो इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह से करंट की यहाँ पे वैल्यू इस तरह से वेरी होती है, वोल्टेज की वैल्यू वेरी होती है, इस तरह से ये वोल्टेज और करंट भी इस तरह से रिवॉल्व करके इनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, वेरी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्टेज की वैल्यू ये आ रही है, करंट की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन अगर ये घूमता हुआ ये वाली लाइन इस लाइन पे आ जाती है और ये वाली लाइन कहाँ पे आ जाएगी, इस लाइन पे, इस वक्त वोल्टेज इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ पे आ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज और ये जो करंट है दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। अगर आप वोल्टेज वाली वैल्यू देखें तो वोल्टेज इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, मैक्सिमम है, जबकि करंट इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, जब ये रिवॉल्व करके इस लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे आप देखें कि ये जो लाइन है रिवॉल्व करते हुए यहाँ पे लाइन थी, ये वोल्टेज वाली लाइन अगर यहाँ पे आ जाती है और करंट वाली लाइन फिर कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ होगी। इस केस में वोल्टेज अब कहाँ पे हो चुकी है, ज़ीरो। यहाँ पे देखिए वोल्टेज कम होते हुए ज़ीरो पे आ चुकी है और करंट यहाँ पे लाइन ये नीचे है, तो करंट वाला लाइन अब यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ये क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। जब ये वाली जो वोल्टेज वाली लाइन यहाँ थी घूम के यहाँ पे आ जाएगी, उस वक्त करंट वाली लाइन जो है वो यहाँ पे आ चुकी होगी। तो वोल्टेज आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद वोल्टेज नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो चुकी है और करंट अगर आप देखें तो ये ज़ीरो हो चुका है। तो वोल्टेज वाली लाइन यहाँ पे थी, करंट वाली लाइन यहाँ पे थी। तो इस तरह से जिस तरह से ये वोल्टेज वेव फॉर्म और करंट वेव फॉर्म चेंज होते हैं, इस तरह से ये भी इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। और दोनों के दरमियान जो फेज़ का डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का यहाँ पे फेज़ का डिफरेंस है। तो ये जो हम वेक्टर ड्रा करते हैं बेसिकली इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू वाला वेक्टर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो मतलब अगर हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है वोल्टेज वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी आती है, ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जो कि वी ओ सी इसकी एम्पलीट्यूड है। तो अगर हम यहाँ पे करंट वाली वैल्यू लेते हैं तो करंट का हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो इन दोनों को हम जो है वो एज अ वेक्टर के तौर पे यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और दोनों के दरमियान यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक का यहाँ पे ज़ीरो है और दूसरे का पाई/2 है। तो दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, 90 का। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। इन दोनों के दरमियान जो है वो फेज़ रिलेशनशिप होगा। तो हमने वेव फॉर्म भी ड्रा कर लिया, साथ फेज़र डायग्राम को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि पावर डेसिपेशन, जब करंट जो है वो एसी करंट जब कैपेसिटर के अंदर से पास होता है तो तब उसका पावर क्या वहाँ पे डेसिपेशन होती है या वहाँ पे नहीं होती, इसको हमने देखना है। यहाँ पे इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है कि द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ साइकिल, सो पावर का फार्मूला IC एंड VC है। तो ये कहाँ से है कि आप अगर ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट यहाँ से लेकर इन दो लाइनों के दरमियान है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस फर्स्ट पार्ट की अभी वो बात कर रहे हैं, इस फर्स्ट पार्ट की जब वो बात कर रहे हैं, इस पार्ट के दौरान आप यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव, करंट भी लाइन से ऊपर है तो दोनों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। जब आप यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो तब सो पावर एंड वोल्टेज बोथ आर पॉजिटिव, इट मीन एनर्जी सप्लाई टू द कैपेसिटर। जब कभी जो पावर है उसका फार्मूला करंट और वोल्टेज इन दोनों पॉजिटिव हैं तो तब पावर भी हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब कभी पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है क्या है कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटर को क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, द वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट इज नेगेटिव ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ अ साइकिल। हम यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर फिर क्या है, फर्स्ट वाले इस दौरान तो वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव, दोनों जो है वो लाइन से ऊपर थे। अगर इसकी बात करते हैं तो करंट लाइन से नीचे आ गया, जो लाइन से नीचे होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर के अंदर ये करंट नेगेटिव आ जाता है, वोल्टेज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो फिर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि द वोल्टेज इज़ पॉजिटिव एंड करंट इज़ नेगेटिव ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ अ साइकिल। सो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या है, नेगेटिव। तो इट्स मीन पावर इज़ अ नेगेटिव। तो इस केस में पावर नेगेटिव है। जब कभी पावर नेगेटिव हो, इट्स मीन एनर्जी इज रिटर्न बाय द कैपेसिटर। पहले क्वार्टर में एनर्जी कैपेसिटर को दी जा रही है, दूसरे क्वार्टर में रिटर्न बैक जो है ना वो वापस ली जा रही है। अगर हम इसके नेक्स्ट आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वार्टर ऑफ अ साइकिल। इसको अगर हम देख लेते हैं, ये थर्ड क्वार्टर में जो है ये वोल्टेज की लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, करंट की लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दोनों लाइन से नीचे हैं तो दोनों फिर क्या है, नेगेटिव है। जब कभी हमारे पास द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर नेगेटिव इन द थर्ड क्वार्टर, सो द पावर, वोल्टेज भी यहाँ पे नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव, दोनों की प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव।
जब पावर पॉजिटिव हो तो तब वो एनर्जी क्या की जाती है, कैपेसिटर को सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट, अगर पहले केस में एनर्जी दी, दूसरे में वापस मिल गई, थर्ड में फिर एनर्जी उसको प्रोवाइड किया कैपेसिटर को, फोर्थ में देख लेते हैं क्या होता है। द वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज पॉजिटिव। इसको देख लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और किस तरह से है। इस फोर्थ क्वार्टर की बात की जाए तो वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, जबकि करंट हमारे पास लाइन से ऊपर है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्थ क्वार्टर में द वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज पॉजिटिव। सो द वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव है, करंट यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव आता है, तो पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इट मीन एनर्जी इज रिटर्न बाय द कैपेसिटर। तो एनर्जी फिर चौथे केस में क्या कर ली जाती है, वापस हो जाती है। पहले केस में एनर्जी कैपेसिटर को दी जाती है, दूसरे केस में एनर्जी ले ली जाती है, तीसरे में फिर दी जाती है, चौथे में फिर वापस ले ली जाती है। तो जब एनर्जी जितनी दी जाती है उतनी वापस मिल जाती है, तो पूरे साइकिल के दौरान जितनी एनर्जी दो दफ़ा दी उतनी ही एनर्जी हमें वापस मिल गई। तो मतलब पूरे साइकिल के दौरान हमारी एनर्जी किसी किस्म का वहाँ पे एनर्जी का डेसिपेशन नहीं हुई। तो इस केस में जब एनर्जी कैपेसिटर को प्रोवाइड की जाती है तो किसी किस्म का वहाँ पे पावर लॉस या पावर डेसिपेशन, डेसिपेशन कहते हैं ज़ाया होना, किसी किस्म की डेसिपेशन नहीं हो रही। द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, कंज्यूम कहते हैं खर्च करना, यूज़ करना। डज नॉट कंज्यूम एनर्जी ड्यूरिंग अ साइकिल बिकॉज पावर इज़ ज़ीरो फॉर अ साइकिल। मतलब जितनी पावर दी, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे अगले में पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर हम इन चारों की पावर को ऐड करें तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो कट के पावर क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो मतलब इस पूरे साइकिल के दौरान जो पावर वहाँ वहाँ पे यूज़ की जा रही है वो ज़ीरो पावर कंज्यूम की जा रही है। तो इस वक्त हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन इन अ कैपेसिटर जो है वो क्या है, हमारे पास ज़ीरो, तो किसी किस्म की एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं होती। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। जो बच्चे भी मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो सब बच्चों से को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर ये आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसके लिंक जो है वो वहाँ पे जाके आप जो है इसको कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अपने जो है वो इसको चैनल को सही सब्सक्राइब करें, खुद करें, अपने दोस्तों से करवाएं, ताकि जो भी फिज़िक्स पढ़ने वाले दोस्त हैं उसको इससे फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन किसी भी पॉइंट की अगर समझ नहीं है तो मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेते हैं। जी, अल्लाह हाफ़िज़।